रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान का तामीराती मुस्तकबिल, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे शहर कराची के बारे में। जहाँ तक बात की जाए पूरी दुनिया की, तो मैं पहले भी प्रोग्रामों के अंदर बार बार ये बताता रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ पर भी तरक्की देखी, इमारात को वहाँ की देखा, वहाँ की तामीरात को देखा। जब वहाँ तामीराती काम हो रहा होता है तो लोग उसकी तरक्की को उससे जज करते हैं। इमारतों की तवालत से ही ये जज किया जाता है कि एक मुल्क के अंदर तरक्की कितनी ज़्यादा हो रही है। ज़िंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा दूर भी नहीं, 2 घंटे से कम का सफ़र है। जब आप दुबई पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको बुर्ज खलीफा दिखाई देता है, जिससे ये पता लगता है कि उस मुल्क की तरक्की का मयार कहाँ तक पहुँचा है। बुनियादी तौर पर सारी दुनिया के अंदर ही अगर आप ये देखें तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ओवरऑल अगर आप किसी मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो ये हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप चले जाइए, वहाँ पर यही काम होता रहा है। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर तो आपको पता है कि वहाँ के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स भी हैं वो भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे ख्याल नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम मुकामी तौर पर भी अब डिस्कस करें। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बिल्डर्स का, आर्किटेक्ट्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का बहुत अहम किरदार रहा है। हिस्ट्री के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान जो है उभर के सामने आया। एक वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। शायद इस रीजन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान ने एक अपना नाम बना लिया, एक मयार बना लिया। ऑफ कोर्स फिर टाइम के साथ साथ क्या होता रहा इसके बारे में भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है तामीरात के शोबे में, उसके बारे में बात करेंगे। कितने लोगों का रोज़गार मुंसलिक है तामीरात के शोबे से, इसके बारे में भी बात करेंगे। एलाइड इंडस्ट्रीज़ कितना बेनिफिट कर सकती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसलिए एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट हैं कि हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें कि पूरे मुल्क की इकॉनमी के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कितना अहम किरदार है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, जनाब हनीफ गौहर साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी फॉर इन्वाइटिंग मी। हनीफ गौहर साहब, बुनियादी तौर पर मैंने तमहीद में भी, इब्तदाइये में भी आपने सुना कि जो बातें की, मेरे ख्याल आप उनसे इत्तेफाकी करेंगे कि बुनियादी तौर पर मुल्क की मईशत जो है वो कंस्ट्रक्शन के शोबे से कितनी, मैं कहूँगा, क्लोजली जुड़ी हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है। मैं तो अभी सिर्फ वो बात करूँ कि फॉर्मल सेक्टर को अगर मैं इंक्लूड करूँ, इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड करूँ तो कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है, ये रियल एस्टेट का शोबा जो है, या डेवलपमेंट का शोबा जो है, उसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी हमारे यहाँ रियल जीडीपी के अंदर कि शायद उसका तखमीना लगाना मुश्किल हो। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हाईलाइट करें कि तामीरात से और तामीरात के शोबे से जुड़े जो लोग हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक जीडीपी की आपने बात की तो यकीनन वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही है कि जो जीडीपी में अपना रोल अदा करती है। देखें कि अगर आप सिर्फ एक रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आप देखें और आप उसको ये समझें कि आपकी जो फाइनेंशियल जो आपके पास हैं और आपने किसी सिर्फ ज़मीन में डालकर इंतज़ार किया तो उसका कोई इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन इकॉनमी में किसका फ़र्क पड़ता है कि जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, और कंस्ट्रक्शन होने से इससे रिलेटेड जो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये एक इंडस्ट्री नहीं है। ये जो यहाँ नज़र आ रही है हमें, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नज़र आ रही है जिसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इस पर कदगन लगाई जाती है तो यकीनन वो पूरी की पूरी जो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसका बहरान का शिकार होती है। तो आपने दुबई का तस्करा किया अपने इंट्रो के अंदर। अब आप ये देखें कि दुबई को अगर आप 3 दहाइयों से पहले चले जाएं, 3 डेकेड से पहले, 30 साल पहले दुबई वाले हमारी कराची का हबीब बैंक प्लाजा देखने आया करते थे कि सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग हमारी, बड़ी बिल्डिंग हमारी ये होती थी कि दुबई में कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन उनकी आप तरक्की देखें कि आज हम दुबई देखने जाते हैं कि सिर्फ 30 सालों के अंदर अंदर आज इतना सिनारियो चेंज हो गया है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी लॉन्ग टर्म सोच की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि हमारी शायद हुक्मरानों की इस किस्म की लॉन्ग टर्म सोच नहीं है कि हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को बनाते हैं। और हमारा बारहा हमने कहा है अपने जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं हमारे हाई ऑफिशियल्स के साथ, हम ये कहते हैं कि खुदारा
जो पॉलिसीज आप बनाएं वो लॉन्ग टर्म बनाएं, वो पाकिस्तान को सोच कर बनाएं। आप अपनी 5 साल हुकूमत को सोच कर ना बनाएं, ताकि जो तरक्की है मुल्क की वो कंटिन्यूटी उसमें रहनी चाहिए और वो कंटिन्यू तरक्की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपसे और भी मतलब जो कहने वाली बात है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो साथ साथ पैरेलल चलाना। अगर आपने 3 डेकेड चलें, अगर हम इसी मिसाल को लेकर चलें दुबई की, और आपने कहा हम बिल्कुल देखने के लिए जाते हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा न्यू ईयर के ऊपर वहाँ पर गए जी, तो बुनियादी तौर पर वहाँ की वही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी इंजॉय करते हैं। आप देखें वहाँ पर रेगिस्तान है, पानी मुहैया किया गया है। अगर आप बिजली देखें तो मैंने तो आज तक कभी वहाँ बिजली जाते नहीं देखी। मुमकिन है अगर आपने कोई ऐसा कोई एक आधा कोई आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया कि मैंने यही कहा है हुकूमत को अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, तो ये काम किसका है? ये दुबई हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे यहाँ पर ये हुकूमतों का काम है, ये बिल्डर्स का काम नहीं है कि वो क्या तो बिल्डर्स को प्राइवेटाइज करके दे दें तो बिल्डर्स खुद अपना काम कर लेंगे। पानी प्रोवाइड करना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसका काम है? हुकूमत का काम है। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, अगर हम दुबई का कंपैरिजन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, ये हुकूमतों का काम है। ये नहीं कि हुकूमत अपना काम करने के लिए तैयार नहीं और जो बाहर के इन्वेस्टर्स और बाहर के जो बिजनेसमैन आते हैं और वो उन पॉलिसीज को उस वक्त के कानून के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दें और फिर रातों रात आप एकदम पाबंदी लगा दें कि जनाब आज के बाद से आपके ऊपर बिल्कुल ग्राउंड+2 से पाबंदी है। सब उस शख्स का क्या कसूर है कि जिसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की आपके शहर के अंदर, जिसे आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं। अगर आप अपने कामों को करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत का जो फेलियर है, हुकूमत के फेलियर की सजा एक आम आदमी को या आम बिजनेसमैन को की दी जा रही है। मेरी गुजारिश ये है, आपका मामला अदालत में जनाब आली, मैं तो आला अदलिया से ये गुजारिश करता हूं कि आला अदलिया ने जो रातों रात हम पर पाबंदी लगाई, मेरा तो उससे इख्तलाफ है माजरत के साथ आला अदलिया से कि आला अदलिया को भी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात करें, आज मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात करें। आप देखें कि मैं उस पर आप तो अपने मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात करें, लीगल मेरिट्स डीमेरिट्स। लीगल मेरिट्स तो हम सुप्रीम कोर्ट में अब हम पार्टी बने। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म की कदगन लगाई, पाबंदी लगाई, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है इस शहर के अंदर? बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बिल्डिंग कौन बना रहे हैं? तो क्या उन्हें ये पाबंदी लगाने से पहले हमारे बिल्डर्स का मौकफ नहीं सुना था? एक सॉफ्ट स्टांस आपको बताऊं जी, आप रिलीफ सीख करें सर, आप रिलीफ सीख करें। मेरी ऐसी राय है कि आप रिलीफ सीख करें। मैं जाहिर बात है मुकदमा तो आपका तैयार नहीं कर सकता। आप मुकदमा ना करें, मैं तो गुजारिश कर सकता हूं, हम तो फरियाद कर सकते हैं, हम तो फरियादी हैं। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करें, या हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम हुकूमत वक्त को डिक्टेट करें, लेकिन हम अपना रोना हर फोरम पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, वहाँ पर हम जाके अपना दाद रसी कर सकते हैं, रो सकते हैं हम, और वही रोना हम रो रहे हैं और वही गुजारिश हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि खुदारा अगर आपने इस किस्म की कोई पाबंदी लगानी थी तो कम से कम हमें बुलवा कर एक दफ़ा सुन तो लेते, हमारा दर्द तो समझ लेते, उसके बाद कोई कदगन लगाते, उसके बाद कोई पाबंदी लगाते। आज तो आपने रातों रात पाबंदी लगाने के बाद अब आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को बुलवाकर कि जनाब आप मुझे बताएं कि पानी कैसे मिलेगा। तो आप पहले हमारी सुनते और एक टाइम फ्रेम देते कि अगर ये 6 महीने तक नहीं हुआ तो हम पाबंदी लगा देंगे। या जिन लोगों ने इन 22 रोड्स पर जो कि हुकूमत वक्त ने कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ किए हुए, वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है कानून साजी की। मैं डिसीजन पे तो तबसरा न दूंगा न लूंगा, लेकिन बुनियादी तौर पे ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन कितनी है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन। मेरा तो ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। आप ये देखें कि हमारे आप लोगों ने कितनी बेहतरी की है पाकिस्तान की मईशत के लिए, कितना अच्छा काम किया, आप ये उसको हाईलाइट करें कि आज भी पाकिस्तान में अगर प्राइवेट सेक्टर काम करना छोड़ दे तो पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है। आज भी तमाम लोगों के पास अपने अपने घर मौजूद नहीं है। तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम आई है पिछले 25 साल में? आप इस शहर कराची में रहते हैं, आपने कोई LDA की स्कीम देखी, आपने कोई KDA की स्कीम देखी, या कोई और आपने स्कीम देखी कि जो कि आम लोगों के लिए सिर्फ कागजों में रही? लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो मेंबरान ऑफ आबाद हैं, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, वो सुनाते नहीं हैं, वो आसरा नहीं देते, वो अमली काम करके आपको दिखा रहे हैं, वो अमली तौर पर आपको घर बनाकर दे रहे हैं, अमली तौर पर आपको बंगला बनाकर दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आवाम जो हमारे प्रोग्राम के अंदर सुनना चाहती, देखना चाहती, वो ये सुनना चाहती है क्या आप अफोर्डेबल हाउसिंग दे सकते हैं। हर शख्स का ख्वाब है, उसकी दुआ है, उसकी ख्वाहिश है।
दिल में पनपता एक, जिसे आप कहना कि एक बहुत बड़ी उमंग है कि मुझे भी एक घर मिल जाए, मुझे भी छत मिल जाए। आप अफोर्डेबल हाउस किसको कहते हैं? आप मुझे अपनी उसकी तशरीह करें। आप जो आप मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से बता दो, 80 बेसिक तनख्वाहों से कम की कीमत में मिल जाए, बस मिल जाए। अच्छा ठीक है, 80 बेसिक तनख्वाहों से कम की कीमत में मिल जाए। अली साहब, सबसे पहले आपके इल्म के अंदर है कि हमारी एसोसिएशन ने ऑलरेडी सबसे पहले इस्लामाबाद एक्सपो में लॉन्च किया हुआ, और उसके बाद कराची एक्सपो जो 14 अगस्त को हुई है हमारी, उसमें हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं लो कास्ट हाउसिंग। एक तो वो लॉन्चिंग हम कर चुके हैं कि एक आम पब्लिक के लिए हम बिल्कुल 12 से 15 लाख रुपए का घर हम बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, ये इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप मेरी ही सोसाइटी में आ जाए, मैं आपको 12 से 15 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट दे सकता हूं। मेरे पास अवेलेबिलिटीज मौजूद हैं। मैंने यहां पर बनाकर दिए हैं लोगों को 12 से 15 लाख रुपए में और 18 लाख रुपए में मकान बनाकर दिए। अगर इतने भी नहीं अफोर्ड कोई कर सके, इससे ज्यादा लो कास्ट और क्या हो सकता है? तो वो हम ही लोग हैं जो कि इस वक्त भी कर दे रहे हैं और आइंदा भी करके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों पर कदगन लगाई जाएगी, पाबंदी लगाई जाएगी, और वो मायूस होकर अगर वो इस शहर से और इस मुल्क से दोबारा छोड़कर चले गए, तो ये जो कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेरोजगारी की वजह से आपके कंट्रोल से एक मरतबा फिर बाहर हो जाएगी। देखें, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने और भी तो मौजूद है कि आप पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरफ चले जाएं जी, पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाकर काम करें, आप वहां पर भी तो काम कर सकते हैं। तो क्या वहां पानी की जरूरत नहीं होगी? क्या वहां पानी क्या खुदा ना खासा इंडिया से आएगा या कि अफगानिस्तान से आएगा? अरे भाई, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे 18 अमेंडमेंट के बाद और दीगर के बाद सबको हुई भी है। पानी तो हमें वहां पर भी चाहिए होगा। लेकिन बात यह है कि क्या मेरी पैदाइश कराची में हुई है और हम कराची वाले हैं और हम कराची में कारोबार करना चाहते हैं, तो ये क्या हम कराची वालों के साथ ज्यादती नहीं होगी कि हमें यह कहा जाए कि आप इस कराची को छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं, आप इस कराची को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाएं? तो हमने क्या गुनाह किया? हमने कराची की तरक्की में हम अपना साथ दे रहे हैं हम कराची में। मेरी बात को शायद गलत समझ गए। मेरा कतई मतलब ये नहीं था कि आप कहीं चले जाएं। कुछ मैं कह रहा हूं एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ये आपकी बात नहीं है। बात जरूर करेंगे। आप यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हो रही है हमारी पाकिस्तान के तामीराती मुस्तकबिल के मुतालिक, और मेरी बात हो रही है जनाब हनीफ गौहर साहब के साथ, जो कि साबिक चेयरमैन आबाद रहे हैं। वेलकम करूंगा आपको शो में दोबारा से ब्रेक के बाद एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ। ताहम मैं आपके सामने जो मसला रखना चाहूँगा वो बुनियादी मसला अवामी नौइयत का है। और ब्रेक पे जाने से पहले भी थोड़ी आपसे बात हुई लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतें और फिर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बढ़ती कीमतें, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बढ़ती कीमतें जो हैं, उसने अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की हाथ से दस्तरस से भी बाहर कर दिया है प्रॉपर्टी को। ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, कराची शहर का भी इशू है। इसको रिजॉल्व कैसे करें? इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर। बिल्डर्स परेशान हैं, एक प्लॉट की डील करके जाते हैं, अगले दिन जिससे डील की होती है वो फ़ोन नहीं उठाता। ये हो रहा है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। जहाँ तक आप लो कास्ट हाउसिंग की बात करते हैं, तो यकीनन लो कास्ट भी तो हमने बनाना है ना, लो कास्ट भी हमने बना कर देना है। अच्छा, लो कास्ट कैसे होगा कि जब आपकी हॉरिजॉन्टल के बजाय आप वर्टिकल बिल्डिंग्स अगर आप बना कर देते हैं, आप अपार्टमेंट तैयार करके देंगे ना। अगर हमने खाली प्लॉट दे दिए तो प्लॉट पर तो फिर तामीर नहीं होगी, तो हमने मकान बना कर देने हैं बेसिकली। और वही जो है तो हमारे जीडीपी ग्रोथ भी उसी से होगी, और इंडस्ट्रीज़ भी तमाम जो 72 लाइट इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करता हूँ, चाहे वो लो कास्ट हाउसिंग हो या वो हाई कास्ट हाउसिंग हो, दोनों के अंदर वो इंडस्ट्रीज़ का रोल अपनी जगह पे रहेगा। वो लेबर जो कंजम्पशन होती है आफ्टर एग्रीकल्चर, आपको पता है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो अनस्किल्ड लेबर को जॉब प्रोवाइड करती है, एब्जॉर्ब कर रही है। जी, ऑब्जर्व पूरे पाकिस्तान में। अब आप ये देखें कि जब लो कास्ट हाउसिंग हम बना रहे हैं, हमने बहुत सारी जगह लोकेट भी कर ली हैं, और हमने प्लान ये किया है कि वहाँ पर हम लोग ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग्स हम बनाएं ताकि लोगों को सस्ते मकान मिल सकें। ठीक है, उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो ये पहले कर लेते हैं ना जनाब, प्लान में है ना सारा। रातों रात आपके ऊपर आके पाबंदी लग जाए। अली नासिर साहब, आज आपको रोज़ अपने रूटीन में आप घर जाया करते हैं,
और आज मैं आपको पाबंदी लगा दूं कि जनाब आज के बाद से आप अपने घर नहीं जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं था कि आज मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो हर चीज़ प्लानिंग के अंदर थी, हर चीज़ एक रातों रात तो कभी बिल्डिंग नहीं बना करती। तो वो सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग की थी, हमारी एसोसिएशन की प्लानिंग में थी। हमने ज़मीनों की आइडेंटिफिकेशन कर ली है, हमने लोगों के लिए 12 से 15 लाख रुपए का घर तामीर के लिए प्लान कर लिया है, हमने HBFC से बात कर ली है। तो आप ये देखें कि क्या लो कास्ट हाउसिंग के लिए नहीं है जनाब, उन्होंने तो क्रॉस दी बोर्ड लगा दी है ना। अब हम लो कास्ट अगर हम चाहें भी तो लो कास्ट कहाँ से बना कर देंगे जनाब, एक आम आदमी को मकान हम कहाँ से बना कर देंगे। देखें आप फिर एक चीज़ को लेकर उसी पे आइसोलेट हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देयर अ पॉसिबिलिटी कि मुस्तकबिल के अंदर रियल एस्टेट प्राइसेस भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं। हो सकता है इट्स ए गुड ओमन आप लोगों के लिए, एक रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर कुछ इस्तेकाम आ जाए। देखिए मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इट्स ए गुड ओमन मैं रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस्तेकाम मैं आ इसको इस तरीके से नहीं सोचा करता, ना समझता हूँ। हमेशा जो रियल एस्टेट हो या कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। अगर डिमांड होगी तो उसके रेट्स बढ़ेंगे, अगर लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी। पे हो रहा है ना सर सारा काम। स्पेकुलेशन पे कैसे आप कह सकते हैं? आप खुद बताएं ना कि अगर फिर स्टेट बैंक की रिपोर्ट गलत है कि 1 करोड़ 20 लाख मकानों की कमी है, इसका मतलब है कि ये गलत है रिपोर्ट। आप मुझे बताएं, कराची से लेकर ठोकर नियाज बेग तक जी, कराची के मेरे ख्याल मुजाफाती इलाके कहलाते हैं। आप हैरान होंगे, मतलब इतना एक्सपेंड हो गया है। अच्छा। और उन लाहौर से लेकर सोराबगोट तक, और अब मैं आपको लाहौर से लेकर सोराबगोट तक मुजाफाती इलाके हो गए। ये मैं मुज़ेका खेज अंदाज में बता रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे शहर खत्म नहीं हो रहे। और कितनी जबरदस्त सारी रियल एस्टेट बिक गई है। अच्छा मुझे बताएं, कराची से हैदराबाद के दरमियान सारी रियल एस्टेट नहीं बिक गई, कराची धाबे जी सारी रियल एस्टेट बिक गई है। अब जिन लोग केटी बंदर तक रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। सर अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप ये देखें कि उन मुजाफाती एरियाज में अगर आप काम करें, जो कहते तो कराची के अंदर हैं, इस कराची के अंदर रहते हुए जो हम लोग जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से या कंटोनमेंट बोर्ड से जहाँ से हमको अप्रूवल लेनी होती है, हम पर तो कदगन लग गई है। लेकिन जो मुजाफाती एरियाज हैं, अगर आप चाहें तो बहरिया टाउन को आप देखें, आप फजाइया को देखें, आप ASF सोसाइटी को देखें, उन पर कोई कदगन नहीं है। वो बादशाह बने हुए हैं। काम करने देना, आप भी अच्छा काम करें। क्या हम बुरा काम कर रहे हैं? क्या हम डाके मार रहे हैं? क्या हम चोरियां कर रहे हैं? हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कानून हमेशा सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आपको ले दे के पीर बाबा ही मिला है, बस पीर बाबा पे ही बात करते हो। एक बना दिया पीर बाबा ने, वो बना दिया। एक शहर के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, एक मुल्क के अंदर डबल कानून नहीं हो सकता। अगर कराची के लिए हमारे लिए कोई एक कानून है तो वो उन तमाम बाकी इदारों के लिए, बहरिया के लिए, फजाइया के लिए, ASF के लिए, नेवल हाउसिंग के लिए, सब के लिए एक कानून होना चाहिए। कोई नहीं कि जनाब अगर आपने बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूवल लेनी है तो आप पर पाबंदी है, और आप बहरिया में जाके काम करें तो आप पर पाबंदी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, ये जो बात आपने की, इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग फेडरल लेवल पर जाकर भी गवर्नमेंट से डिस्कस करें, लोकल लेवल पर भी बात करें और यूनिफाइड बिल्डिंग कोड बना लें। हम पिछली दफा भी यही बात कर रहे थे। यूनिफाइड बिल्डिंग कोड तो बने हुए हैं सर, यूनिफाइड बिल्डिंग कोड तो बने हुए हैं। नहीं सर, बिल्डिंग कोड है अभी SBCA का आप चल रहा है यहाँ पर से। जी ठीक है जी। पंजाब के अंदर यही रेप्लिकेटेड बिल्डिंग कोड्स नहीं होंगे। आप यूनिफाइड बिल्डिंग कोड बनवाएं, एक अंडर द प्लेटफॉर्म आप जाएं, आप आज जाके नेगोशिएट करें। अली साहब मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि 2005 के अंदर जब जलजला आया था मुल्क के अंदर, तो सेस्मिक एरिया आइडेंटिफाई हो गए। आपको पता है कि 2007 के अंदर जाकर तमाम के तमाम जितने भी सेस्मिक जोन्स हैं और जितने पाकिस्तान के हैं, बिल्डिंग कोड्स तब्दील होने के बाद कंसेंसस के साथ बिल्डिंग कोड्स पूरे पाकिस्तान के बन चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग मुत्तफिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक हैं। उन्हीं बिल्डिंग कोड्स के ऊपर हमारी बिल्डिंग डिजाइन होती हैं। बिल्डिंग कोड्स का तो इशू ही नहीं है यहाँ पर, खुदा ना खास्ता। यहाँ तो पानी की वजह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो जनाब पानी बिल्डिंग ने तो पीना नहीं है, पानी तो इंसानों ने पीना है, चाहे वो वर्टिकल रहें, वो हॉरिजॉन्टल रहें, चाहे वो कच्ची आबादी में रहें, चाहे वो बोट में रहें। चंद मिनट हम एक चीज को साइड पे रख के जरा पानी के मसले को डिस्कस कर लेते। जी डिस्कस कर, पानी के मसले को डिस्कस कर लेते हैं ना हम, इसको इन आइसोलेशन। पानी का मसला असल में कराची का है क्या? जब अंग्रेज ने, गोरे ने आकर यहाँ पर पानी मुहैया कर दिया, अपनी जो जितनी भी आबादी उसने रखी, तो इस वक्त देयर शुड बी सम प्लानिंग फॉर कराचीज वाटर। तो आप एज एन ऑब्जर्वर, एज ए स्टेक होल्डर ये बता दे पानी का मसला किस तरह से हल किया जा सकता है। आप ये देखें कि आप जब गोरे की बात करते हैं तो उस वक्त जो है तो ये नाइंसाफियां मैं समझता हूं कि नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज माफियाज बन चुके हैं। जो पानी का माफिया है, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी मीडिया ही में चली हैं, आपने देखी होंगी कि जनाब
कि टैंकर के जरिए आपको पानी मिल सकता है, लेकिन देखो, आपके फिर घर में माफिया तो लाइन फिर में हर पानी शख्स नहीं जो मिल बिजनेस सकता। कर रहा है, मैं नाम किसी का, हर शख्स जो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में, उनसे हम माफिया तो कहते क्या हैं। ये पानी पहुंचाना, ये इसको आप माफिया कहेंगे जो बेसिक जरूरत है? मैं तो इसको नहीं आप कह रहा कि माफिया, नहीं। मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं टैंकर माफिया जो अपने आप लोगों ने खुद ही रिपोर्ट किया हुआ है। हम पानी को डिस्कस कर रहे हैं, तो पानी आपको टैंकर के जरिए तो मिल सकता है, लेकिन पानी आपके घर में नलके के जरिए नहीं आ सकता। तो इसको कौन पूछेगा? ये सारा हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का फेलियर है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये सिंध हुकूमत का फेलियर है। अगर मैं सिंध हुकूमत खुसूसी तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि हम पर कराची में पाबंदी लगी है, और कराची कैपिटल हुकूमत का, तो ये कराची बहुत बड़ा फेलियर है सिंध हुकूमत का। कैन वी मूव फॉरवर्ड विदाउट फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन है सर तो इस मसले को हल किए बगैर आगे तो नहीं बढ़ तो सकते मैं ना। आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब को, जो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म फरमाया है कि आप मुझे फॉर्मूला बताएं कि आप कराची के लोगों को पानी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं मुद्दबाना के वजीर आला साहब, आप मेहरबानी फरमाकर K4 तकरीबन तकमील के ऊपर है। पहले जब K3 बना था, जब कराची की ज़रूरत थी, अब तो K4 अगर आप देखें तो कराची तक तो पहुंच गया K4, तो चंद दिन के अंदर तो K4 स्टार्ट हो जाएगा, तो पानी का खुदा न खास्ता प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो आपने अपने जो समझदार लोग हैं उनको जाकर ब्रीफ करें सुप्रीम कोर्ट को कि सर देयर इज नो इशू अबाउट द वाटर। दो चीजें कह दूं जी, एक तो ये है कि K4 मंसूबे के बारे में आपका कॉन्फिडेंस उनसे ज्यादा होगा जिन्होंने K4 खुद बनाना है। सर हम अभी तो, अगर मैं वाटर बोर्ड्स वालों से पूछ लूं तो शायद वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जितने आप। अरे हम इसलिए हैं कि K4 वाले जो वर्ड बना रहे हैं, FWO काम कर रहा है, FWO मेरे किराएदार हैं, मेरे टेनेंट हैं, तो मुझे पता है कि मेरे किराएदार हैं, मेरे गडाप में मेरे पास से जगह ली हुई है उन्होंने, तो वो कहाँ तक K4 पहुंच गया है, वो कितने दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरी इस वजह से ज्यादा नॉलेज है। तो मुझे पता है कि कराची पान आ चुका मेरे है। ख्याल ये जी कमाल साहब ने शुरू किया था ये। जी, वो तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, बड़े और भी बड़े बोल्ड डिसीजन थे उनके। उस किस्म का एनर्जेटिक बंदा चाहिए हमें कराची के अंदर, जैसे मुस्तफ़ा कमाल है। पता नहीं क्यों मेरा गला खुश्क होना शुरू हो गया। एक तो पता नहीं आप मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं। यकीन करें सूरज के इतने नज़दीक ले जाते हैं, मेरे पैरों को आग लग जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है भाई कि उड़ान ज़रूर भरें, लेकिन थोड़ा सा हमारे पैरों का ख्याल रखें, लेकिन अगर और किसी इदारों के एहतराम का भी। देखिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक चीज़ और। अब जैसे आपने एक हाईलाइट कर दी प्रॉब्लम, मैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आपको हाईलाइट करके लाता हूँ। कंजेशन का एक प्रॉब्लम है। सिविल सोसाइटी आप लोगों को ब्लेम करती है कि आप सिटी के अंदर कंजेशन पैदा कर। ठीक है, कंजेशन हम पैदा सिविल सोसाइटी कहती है, आप जवाब दें। जी मैं जवाब देता हूँ। प्लेटफॉर्म कंजेशन सबसे ज्यादा कौन ये आपका ट्रैफिक पैदा करता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो अब ऐसा करना चाहिए कि जितने कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के प्लांट लगे हुए हैं, जो गाड़ियां नहीं बन रही हैं, उन प्लांटों को बंद कर देना चाहिए फौरी तौर पे। क्यों? कि वो कंजेशन फैला रहे हैं, आपके रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम उनकी वजह से हो रहा है। और मैं तो समझता हूं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन रही तो हो सकता है कि यहां पर बच्चे पैदा करने पर भी पाबंदी लग जाएगी कि 2 बच्चों से ज्यादा पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क नहीं जज्बाती हो रहे हैं सर। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं तो हकीकत फैक्ट आपको बता रहा हूं। अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं सर। अनरियलिस्टिक कैसे है? अनरियलिस्टिक थिंग्स पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर ये चीजें हैं कि वहां पर पाबंदी लगी हुई है कि आपके इतने बच्चे अगर होते हैं, पाबंदियां लगी हैं। अनरियलिस्टिक बातें सर कर रहे मैं हैं अनरियलिस्टिक, अगर आप पानी की वजह से कदगन लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, तो गाड़ियों को शोरूम को बंद कर देना चाहिए कि गाड़ियों ये कंजेशन पैदा हो रहा है, रोड पर ट्रैफिक जैम हो रहा है, और इस तरह की बहुत सारी बाकी दीगर चीजें होंगी अली साहब। अगर इन वजूहात की वजह से पाबंदियां बंद करें, हम तो ये देखें कि हमारी इंडस्ट्री को बिठा दिया गया, हमारे लोगों को जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो आज जीरो हो गए हैं। कोई किससे पैसा उधार लेके प्लॉट खरीदता है, कोई किस तरीके से इन्वेस्टर को लेकर आता है, कोई किस तरीके से दुनिया से पैसे इकट्ठे करके लाता है। और जब उसने ला के कोई प्लॉट ले लिया और अब उसने प्लानिंग करना शुरू की, क्योंकि कोई भी प्लानिंग के लिए 3 महीने रिक्वायर्ड होते हैं, और उसे रातों रात पता लगता है कि जनाब कल से आप बिल्डिंग नहीं तामीर कर सकते। तो आप ये देखें, माई साइलेंस इज ऑल्सो ए मैसेज, बट आई हैव टू गो फॉर शॉर्ट ब्रेक। वापस आता हूँ, आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं, ज़ाहिरी बात है, कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जिनको बयान करना पड़ता है। ताम ये है कि हम तमाम जो इदारे हैं उनका एहतराम करते हैं, अदलिया का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूरी जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। फाजिल मेहमान को तो हमने बुलाया था पाकिस्तान के तामीराती मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं और मैं ये नहीं कह सकता कि वो इनका जज्बाती होना रैशनल है या अदरवाइज़ है। लेकिन मैं हनीफ गौर साहब आपकी जानिब दोबारा से जाऊँगा। बुनियादी तौर पर एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ कि दरमियान के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज़ आए। एक इशू का आप लोगों को पता ही नहीं लगा, लेकिन आपके ऊपर बोझ बहुत बढ़ जाएगा। वो ये है कि अब आपने अपनी बुक्स डिक्लेयर करनी होंगी। अपने तमाम खाते जो हैं वो अब FBR के पास वैसे ही जाएंगे जैसे बाकी बिजनेसेस के जाते हैं। आप लोग वहाँ गए, आप लोगों ने चाय पापे भी खाए, वज़ीरों के साथ मीटिंगें भी की और उसके बाद आपके जो भी मुशीरान थे उन्होंने आपसे उस बात पर हाँ करवा ली, आप खुश वापस आ गए। क्या ये मुनासिब होगा कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री जिसमें बताया कुछ जाता है, होता कुछ है, एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं, वहाँ पर अब आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे? मेरे जहन में ये सवाल उभरता है और इससे क्या इम्पेक्ट आ सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, इसके बारे में भी बात करें। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी गलत फहमी है कि हम शायद FBR को कुछ नहीं बताते। अगर हम FBR को नहीं बताते तो इसका मतलब है कि FBR नालायक है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हम गए और हमने डिस्कस किया, तो हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए उनको प्रपोजल्स दिए कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू जो है कैसे ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। और वो यकीनन वहाँ पर भी कोई पढ़े लिखे लोग वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो हमारी चेयरमैन के साथ और हमारी जो है तो कंसर्न मिनिस्टर के साथ और दीगर हमारे लोगों के साथ मुलाकातें हुई और हमने अपनी बातों के ज़रिए, अपनी दलीलों के ज़रिए उन्हें कायल किया। और कायल करने के बाद वो हमारे साथ एक फार्मूले पर आए। कायल करने के बाद आपने उनकी बात मान ली? नहीं, आपकी गलत फहमी। हमने कायल किया, उन्होंने हमारी बात मानी। मैं पिछले साल की बात आपसे कर रहा हूँ, जब मैं खुद चेयरमैन था। हमने कायल किया, मैं करता था मीटिंग सारी, ठीक है। और इस वक्त की जो चेयरमैन है आरिफ जीवा साहब, वो मेरे साथ हुआ करते थे, हम लोग मीटिंग किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम कामयाब होकर आए और हमने फिक्स टैक्स रिजीम के ऊपर जाकर उन्हें कायल किया और उन्होंने एग्री किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जो वैल्यूएशन जो की पूरे पाकिस्तान की दीगर जगहों की, उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट से पूछने के बाद उनको वो मालूमात की। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 4-6 महीने उस मीटिंग्स के अंदर गुजरे और जो सिर्फ आखिर के 4 महीने हमें रहे हमारे पास, उस दौरान काम नहीं हो सका। उस 4 महीने का उन्होंने डेटा लिया अगले साल और कहा कि नहीं जनाब कि जो आप लोगों ने हमें बताया था वो उतने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहे, तो लिहाजा हम इस कानून को दोबारा उस पुरानी शक्ल में लेकर आते हैं। तो आप ये देखें कि कोई भी जो बिल्डिंग तामीर होती है, कोई 4 महीने में बिल्डिंग तामीर नहीं होती, वो बिल्डिंग 3 से 4 साल लेती है। तो उनको अगर इस किस्म की जो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी तो वो लॉन्ग टर्म बनानी चाहिए। इन प्लेस है इस वक्त, वो आपको एक्सेप्टेबल है? देखें, वो तो हमारी मजबूरी है, वो तो बिल्कुल इन प्लेस है, मजबूरी है हमारी। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पहले भी यही फार्मूला था। बाकी जो चीजें हैं वो कबूल नहीं है और ये फार्मूला इन प्लेस है। एक कमिश्नर की सवाबदीद है, एक डिप्टी कमिश्नर की सवाबदीद है, एक ब्यूरोक्रेट की सवाबदीद है कि वो हर रोजाना हर महीने रात को ख्वाब देखता है और सुबह आपको नोटिस भेज देता है, जबकि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर उसने लातादाद मरतबा नोटिस भेज रहे होते हैं। वो एवरी ईयर जो है कानून है, जबकि 3 से 5 साल का कि अगर ऑडिट हुआ है तो आपको दोबारा ऑडिट नहीं होगा। लेकिन आजकल तो उस किस्म का जुल्म मचा हुआ है कि आपको हर साल का ऑडिट का नोटिस भेज देते हैं, जनाब आपका सिलेक्ट हो गया ये ऑडिट के अंदर। तो हमने तो ये ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन है, तो यही तो सोच के किया था हमने कि उनसे पे गए थे और नियत। जनाब आपको मैं ये केस समझा रहा हूँ, आपके इल्म के अंदर नहीं है, पहले सोचना था तभी तो किया था। हमने तो यही कहा था कि इस करप्शन से छुटकारा मिले, ताकि जो करप्शन के पैसे जाते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएं। डिक्लेयर कर सकेंगे बिल्डर्स? क्यों नहीं सोर्स डिक्लेयर? तो क्या आज डिक्लेयर नहीं कर रहे? आज जो मुल्क का कानून है उस हिसाब से आप क्या समझते हैं? सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा जाता है, अब उसका एक एक पैसे का हिसाब दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप पिछले भी कई दहाइयों से दे रहे हैं, आइंदा भी देंगे जनाब। यही तो फर्क है हम लीगल कारोबार करने वाले का। आप उनकी बात कर रहे हैं कि जो कारोबार लीगल नहीं करते, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जिनका रोल नहीं है। हमारा सारे का सारा रोल जो है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आबाद को, अपनी कारोबारी इंडस्ट्री को। और आर यू स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ? या देखिए, मैं अपनी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं आबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमारे तमाम लोग जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं।
ठीक अंदाज में टैक्स दे रहे हैं, ठीक अंदाज में जो तो प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक अंदाज में इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इकॉनमी के अंदर अपना शेयर डाल रहे हैं। मैं किसी दूसरों लोगों की बात नहीं करता, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमने इनका रोल ख़त्म कर दिया था। जो ब्यूरोक्रेसी है कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो करप्शन का जो बहुत ज़्यादा रोल है, हमने तो वो बात जनाब हारून अख्तर साहब को समझाकर उस चीज़ को ख़त्म किया था कि जब हम फिक्स टैक्स रिजीम में चले जाएंगे और आपको तो हम एडवांस इनकम टैक्स देंगे, हर 4 महीने की ट्रांचेस हमने बनाई थी, लेकिन वो साल के बाद जो है तो उसे ख़त्म कर दिया गया। मैं तो उसे कंडेम कर रहा हूँ कि उसे नहीं ख़त्म करना चाहिए था। आप लोगों की कम से कम 5 साल हुकूमत थी, उस 5 साल तो कम से कम उस फार्मूले को चलने देते, उसके बाद को डिसीजन लेते कि आपके पिछले टैक्स से इस नए फार्मूले के तहत आपके पास टैक्स आ रहा है ज़्यादा या कि नहीं आ रहा। इसको रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए, और जो हमारा फार्मूला था उसे दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी एक मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग है जी, उसके क्या टास्क हैं और उसका भी कोई इम्पैक्ट है? और मैंने तो ये भी सुना है कि सिटी ऑफ कराची के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ज़ाहिर बात है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, सोसाइटी एरिया वगैरह। अभी भी सोसाइटी एरियाज़ हैं, उनकी जो म्यूटेशंस होती हैं वो सारे के सारे हाउसिंग मिनिस्ट्री से जाकर होती हैं, इस्लामाबाद से। और उनकी जो अपनी जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री जो है बहुत सारी हाउसिंग अपनी सोसाइटीज़ को लेकर आती है। अगर आपने इस्लामाबाद में देखा हो और आपने कराची में भी यहाँ पर आपने देखा, PHA को आपने देख लें तो PHA भी उसी के अंडर में आती है। तो इस किस्म की कभी कभी जब उनको वो रात को सोते हुए जब जागते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ यार हमें भी इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए, तो जब वो ख्वाब उससे निकल आते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। और 10 साल और 5 साल के बाद एक प्रोजेक्ट से मुल्क का मसला हल नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि वो चंद 100 घर की तामीर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कमी है घरों की वो करोड़ों घरों की कमी है, 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है। तो इसके लिए सिर्फ PHA को या फेडरल हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो अकेले नहीं कर सकती जब तक प्राइवेट लोग इसमें काम ना करें। तो प्राइवेट लोगों को जब तक हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी तो प्राइवेट लोग काम नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर सिर्फ टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, नोटिस पे नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपसे और भी पूछनी थी। एक बहुत बड़ा जो मेजर इशू या चैलेंज हमारे यहाँ होता है वो ये होता है कि ऑब्वियसली आपको डील करना पड़ता है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ, उसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। पंजाब के अंदर ये कंप्यूटराइज हो चुका है, सिंध में भी कंप्यूटराइज हो रहा है और केपी में भी मैंने सुना है। केपी में तो खैर कह रहे हैं बहुत अच्छा कंप्यूटराइज हो गया है, जितने लोग मेरे पास आए, मैं आई वोंट से कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस है नहीं है जो भी है, लेकिन लोगों ने मुझे कहा है कि काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है। केपी की तो मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस हुआ है कि वहाँ पर करप्शन जो है तो अब ना होने के बराबर ये समझी जाती है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने एक प्रॉपर्टी ली तो वहाँ पर जो है तो मुझे जो मैंने एक राज़ी खुशी वो चाय पानी जो होता है एक बंदे को दे दिया, तो उसने कहा जनाब ये तो आपने मुझे दिया, लेकिन खुदा के लिए शाम को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आपके पास कॉल आएगी, उसे नहीं बताना आपने कि आपने मुझे ये थोड़े से पैसे खर्चे के लिए दिए हैं। और मैं समझा शायद ये झूठ कह रहा है, लेकिन मैं हल्फिया आपको कहता हूँ वाकई मेरे पास शाम को फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि जनाब आज आपने ये प्रॉपर्टी ली थी, आपने किसी को कुछ पैसा तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ था दिन को कि मैं नहीं बताऊंगा, इसकी नौकरी चली जाएगी। शायद आपको सिंध और पंजाब की आदत हो। वैसे पंजाब के अंदर भी कहते हैं काफ़ी इंप्रूव हो गया, हमारे भी कुछ चंद जानने वाले थे, उन्होंने भी बताया, बिकॉज दे लिव इन अ वेरी बैकवर्ड एरिया, लेकिन इवन देन उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी इट हैज़ बिकम। लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तमाम कंप्यूटराइज नहीं है, कंप्यूटराइज हो गया है सिंध में भी, वक्तन फ़वक्तन कंप्यूटराइज होता जा रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू में जो मामलात हैं, जो करप्शन का जो आलम है, उसे जो है तो एड्रेस करने की ज़रूरत है, उस करप्शन को कम करना चाहिए। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर ख़ासतौर पर कुछ के बारे में तो आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ज़ाहिर बात उसकी जिम्मेदारी आप खुद ही लें, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे न्यू एरियाज़ हैं एक्सप्लोर्ड, उनके अंदर काफ़ी कहते हैं कि इस तरह के मामलात हैं डॉक्यूमेंटेशन के, उसको रिजॉल्व कर लें। और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने कहा अगर ये डॉक्यूमेंटेशन का मसला हल हो जाए तो हम इन बिल्डर्स के साथ भी वर्क करने के लिए तैयार हैं, इनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन के सिस्टम्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। आपके ख्याल से कुछ ऐसे किया जा सकता है? कैन देयर बी सम रिफॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल, कैन देयर बी समथिंग ईज ब्रॉट टू इट? अगर आपकी विल है तो सब कुछ किया जाता है, आपकी नीयत है। आप जब अपनी नीयत आपकी ठीक होती है तो आप अपना कारोबार भी तो ठीक करते हैं ना, वहाँ पर आपकी नीयत होती है। जब हम अपने कारोबार में इतने कामयाब हो सकते हैं तो क्या हुकूमत उस ओहदे पर आने के बाद अगर उनकी नीयत ठीक हो तो क्या वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते?
लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने शहर के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें, तो यकीनन वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे तो वो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए आपको दूसरों को फेवर्स देनी पड़ेंगी। तो दूसरों को फेवर जब आप देंगे तो दूसरे उसमें करप्शन करेंगे और ये मामलात कभी ठीक नहीं करेंगे। हनीफ गौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए बतौर मेहमान, और बहुत सारी अहम गुफ्तगू हुई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। आवर गेस्ट समटाइम्स हैव देयर ओन व्यूज़ बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट आवर व्यूज़ एज ऑफ सच। हमारी हमेशा कोशिश होती है, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।